नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है आवाज़ों की यह खूबसूरत दुनिया यदि अचानक शांत हो जाए तो कैसा लगेगा? जी हाँ श्रोताओं, आज विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर यानी वर्ल्ड हियरिंग डे के अवसर पर हम बात करेंगे सुनने की अहमियत, उसकी हानि के कारण और उसके इलाज पर। इसी के साथ मैं निमिषा सोनकर, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर आशीष चंद्र अग्रवाल, एडिशनल प्रोफेसर, हेड ऑफ ईएनटी डिपार्टमेंट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार निमिषा जी। आपके मेरे अपने सारे यूट्यूब श्रोताओं चैनल को में, मेरा नमस्कार। जो आजकल वैसे सुनना तो किसी को नहीं पसंद है, जी बिल्कुल। बट जो बेसिक कारण है यदि हमें कम सुनाई देने लगता है तो बड़े और बच्चों में व्हाट आर द बेसिक रीजंस की जो हमारी सुनने की क्षमता कम होने लगती है सर? बच्चों और बड़ों दोनों में कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से उनको कम सुनाई देता है। कुछ कारण दोनों में कॉमन है, कुछ अनकॉमन है कि केवल या तो एडल्ट्स में होते हैं या बच्चों में होते हैं। तो आमतौर पे जो छोटे बच्चों में हम लोग देखते हैं कि उनको कम सुनाई दे रहा है, तो या तो उनमें कोई जन्मजात इशू है, जिसको हम जी लोग कंजेनाइटल हियरिंग लॉस भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, कि जी। उनको कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या वो किसी सिंड्रोम से प्रभावित हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, जिसकी वजह से उनकी कान की नसें कमज़ोर हैं और वो कम सुन पाते हैं। बच्चों में बहुत फ्रीक्वेंटली सर्दी जुकाम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी उनके सुनने की क्षमता कम हो जाती है। कई बार बच्चे कुछ चोट खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सुनने की क्षमता पूरी तरह से जा भी सकती है। जहाँ तक बड़ों की बात करी जाए, तो उनमें जो आम कारण देखने में आते हैं वो है कान का बहना, किसी कारणवश कान में से इन्फेक्शन होना और कान का बहना या चोट लग जाना, या जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर के हर अंग में कुछ कमियां आने लगती हैं। उसी तरह से हमारी सुनने की नसें भी कमज़ोर हो जाती हैं और हम लोग को कम सुनाई देने लगता है। कई बार खुद लोग अपने कान को साफ करने के लिए कान की सफाई एक तीली जी से करते हैं, उसकी वजह से कान के पर्दे में छेद हो जाता है, उसकी वजह से कम सुनाई देने लगता है। तो इस तरह से ये कुछ कारण हैं जो कि हम लोग बच्चों में या बड़ों में आमतौर पे देखते हैं और वो कम सुनाई देता है उन लोगों को। ओके, ठीक है सर। ये तो आपने बेसिक रीजंस बताए, जैसे कि अचानक अगर किसी की सुनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाए तो इज़ दैट एन अलार्मिंग स्टेज होता है कि हमें क्या करना चाहिए उस जी स्टेज पे? बिल्कुल, ये जो आपने हमसे पूछा है, ऐसी स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है। बट अच्छी बात ये है, ये बहुत कॉमन नहीं है कि हमारे पास कोई इंसान आए और हमसे कहे कि हमारी सुनने की क्षमता एकदम से कम हो गई, या आज सुबह तक मैं सुबह ठीक सुन रहा था और अभी 2 घंटे से मुझे लग रहा है कि मैं एकदम नहीं सुन पा रहा हूँ। तो ये चीज़ देखने को मिलती है, बट अच्छी बात है कि ये कम देखने को मिलती है। इसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म्स में सडन सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस भी कहते हैं, ओके। कि एकदम से कान की नसें में कुछ गड़बड़ी हुई और उसकी वजह से सुनने की क्षमता कम हो गई। और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इमरजेंसी इसलिए कहूँगा क्योंकि समय रहते अगर कि इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो या तो काफ़ी स्तर तक या ऑलमोस्ट कंप्लीटली ये चीज़ वापस रिवर्ट कर जाती है। बट अगर कि हमने इसमें एक क्रिटिकल पीरियड, अगर कि हमने इसको खो दिया, जो कि आमतौर पे कुछ दिनों का ही होता है, 2 से 3 दिनों का, अगर कि वो हमने इसमें बर्बाद कर दिया तो हो सकता है कि हमारी सुनने की क्षमता फिर वापस ना आए। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। सो जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि हम अपने खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। अगर हमारे कान में कभी खुजली हुई या बच्चों के कान में खुजली हुई तो यूजुअली हम ईयरबड्स का प्रयोग कर लेते हैं या कड़वे तेल को डाल लेते हैं, गुनगुने तेल करके डाल लेते हैं। तो ये तो हम घरेलू उपचार कर लेते हैं। कब हमें ऐसा ऐसा वो लाइन बनती है कि नहीं, अब भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अभी घरेलू उपचार इज़ नो मोर अ ट्रीटमेंट फॉर दी प्रॉब्लम्स विच यू आर हैविंग सर? जी, ये जी निमिषा जी बहुत ही अहम सवाल है आपका। हमें किस स्टेज पे डॉक्टर पे जाना चाहिए, ये निर्भर करता है कि हम किसी एक बच्चे के विषय में बात कर रहे हैं या किसी एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ जी तक बच्चों का सवाल रहा, तो अगर कि माँ बाप को लगता है कि घर में जो बच्चा उनकी बात एक आराम से सुन लेता था और उसका अप्रोप्रिएट जवाब दे देता था, अगर कि वो कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से उनकी बात को नज़रअंदाज कर दे रहा है या उनको ज़ोर से बोलना पड़ रहा है तब उनको रिस्पांस मिलता है, या घर में वो टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर बहुत ज़ोर वॉल्यूम में सुनता है, तो ये एक समय है कि हम उसको अपने एक ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं। या हमें स्कूल से पता चलता है कि
वो अपने दोस्तों से ठीक से बातचीत नहीं करता है, टीचर्स का जवाब वो ठीक से नहीं देता है उनसे, एक बड़ी क्लास में जब बैठे हुए बच्चे, तो ये समय है कि हमें एक चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। जहाँ तक एडल्ट्स की बात रही, जी। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वो खुद ही समझदार हो जाता है और उसको लगने लगता है कि हाँ, मैं अब यदि किसी मीटिंग में बैठा हूँ या आमतौर पे घर पे यदि मुझसे कोई बोल रहा है तो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है या तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये समय है कि उसको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या बार बार उसके कान में सीटी बजने की आवाज़ आती है, उसका मन चिड़चिड़ा जाता है, वो अपने काम में एक कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा है, तो हो सकता है ये भी एक लक्षण हो कि हमारे कान के सुनने की क्षमता कम हो रही है। और हमें जब भी हो सके जल्द से जल्द एक ईएनटी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सर, जैसे कि हमने बच्चों की बात करी, तो मैं अपना यहाँ पे नवजात शिशु जो होते हैं, जो पैदा होते हैं, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को मतलब कैसे हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स या साइन हो कि जिसे हम पता कर सके कि हाँ, बच्चे को हमारे हेयरिंग में प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे बेसिक सिम्टम्स जो एक फैमिली को, उनके माँ बाप को समझ में आना चाहिए। जी, बेसिक सिम्टम्स की बात करें तो एक छोटे बच्चा सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है ये कह पाना बड़ा कठिन होता है किसी माँ बाप के लिए। बट हाँ, अगर कि आसपास कोई शोर मचे और बच्चा अगर कि उस तरफ सर ना घुमाए तो एक शंका होती है कि शायद इसकी ये ठीक से सुन नहीं रहा है। हालांकि एकदम जो नवजात बच्चे होते हैं, सब कुछ ठीक होने के बावजूद वो शोर शराबे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते, वो रिस्पॉन्स नहीं सोते देते होते हैं हैं। तो सो ही रहे जी। होते हैं। जी, कितना भी और शोर मचे। बहुत हमें फ्रीक्वेंटली देखने में आता है कि जो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं वो इसकी वजह से जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं बहुत समय बर्बाद हो चुका होता है। तो इसीलिए हम लोग अब सलाह देते हैं, हम लोग मेडिकल में एक टर्म यूज़ करते हैं, न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग की। जी। नवजात बच्चे की एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाए कि हाँ, ये सुन पा रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, जिसमें से एक टेस्ट का नाम होता है OAE, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ऑटो अकॉस्टिक एमिशंस इसका फुल फॉर्म होता है। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे की सुनने की क्षमता ठीक है या नहीं। और सर, किस किस तरह के टेस्ट होते हैं सर, जो मतलब ये इलाज जो किए जाते हैं कान के, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां बेसिक होती हैं और सब उनके क्या इलाज होते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर जी, सच। बहुत तरह के टेस्ट हैं, बहुत तरह के इलाज हैं। अगर कि संक्षिप्त रूप में कहना चाहूँ तो नवजात बच्चों के लिए मैंने बताया ऑटो अकॉस्टिक एमिशंस या जी, जी। OAE करवा लीजिए। 5-6 साल की उम्र के बाद जब एक बच्चा थोड़ा सा इतनी समझ का हो जाता है कि हम उससे कुछ सवाल पूछें और उसका वो जवाब दे दें, तो उसके बाद हम लोग एक टेस्ट कहते हैं जिसका नाम है प्योर टोन ऑडियोमेट्री ओके। या केवल ऑडियोमेट्री या शॉर्ट फॉर्म में PTA कहते हैं। तो ये एक ऑडियोलॉजिस्ट होता है, वो करता है, जिसमें बच्चे को अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग लेवल इंटेंसिटी के साउंड दिए जाते हैं ओके। और देखा जाता है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी इंटेंसिटी पे सुन रहा है, कितने पे रिस्पॉन्स दे रहा है। रेस्पॉन्स। और अगर कि उसका एक नॉर्मल रेंज में रिस्पॉन्स है तो वो नॉर्मल माना जाता है। बट अगर कि देखा जाता है कि इसका एक इंटेंसिटी से ज़्यादा लेवल पे इसका रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो अब नॉर्मल माना जाता है और उसी को फिर ग्रेड करा जाता है। इसी में हम पता करते हैं कि वो ऊंचा सुनता है या हाँ जी, बिल्कुल। वो, अच्छा, इसी बिल्कुल, टेस्ट में हमें जी। पता चल जाता जो लोग, जो चाहे नवजात हो चाहे बड़े बच्चे हो या बड़े हो, जो कि ये टेस्ट किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनको कोई मानसिक रोग है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं देते, या ये हमने टेस्ट करा और हमें डाउट है कि इसमें सुनने की क्षमता प्रभावित है, तो और एक और हायर लेवल इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बेरा कहते हैं। जी। फुल फॉर्म होता है ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ओके। तो इसमें मरीज के सर पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा के कान से कुछ साउंड दिया जाता है। उस साउंड के रिस्पॉन्स में हमारी ब्रेन कुछ एक्टिविटीज विद्युत करते हैं। तरंगे जी। बनाता है और जो कि सर पे चिपके हुए इलेक्ट्रोड्स पकड़ते हैं। तो उसका एक ग्राफ बनता है और उसके आधार पे हमें एक आइडिया लगता है कि सुनने की क्षमता ठीक है, नहीं है तो कितनी नहीं है, किस लेवल पे परेशानी हो सकती है, एक इसका हमें एक आइडिया लगता है। ओके। जैसे कि हमारी ब्लड प्रेशर है, आपका शुगर है, ऑल दीज थिंग्स, सो आर दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर हियरिंग? जी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना या शुगर ज़्यादा रहना हमारे कान के सुनने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। और इनका जो हम लोग कहते हैं कि एक सुपर एडेड इफेक्ट होता है कि जो चीज़ उम्र बढ़ने के साथ कान की नसें में
चेंजेस आते हैं और वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो ये चेंजेस, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या है, उसमें ये चेंजेस जल्दी आने लगते हैं और बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करते हैं। तो मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि अपनी इन 2-3 समस्याओं को चिकित्सीय सलाह से कंट्रोल में रखें, एक रेंज में रखें और अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे चेंजेस लाएं कि हम अपने स्ट्रेस को घटा सकें, हम अपने खाने पीने को ऐसा रखें कि हमारी शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्या हेल्दी ना लाइफ हो या स्टाइल कम। ब्रिंग्स जी हेल्दी बिल्कुल हेयरिंग। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्दी लाइफ स्टाइल ब्रिंग्स हेल्दी। अच्छा सर, जो अभी आपसे बात करते हुए जो मेरे भी जहन में एक सवाल आया वो ये था कि जैसे कि बच्चों का जैसे कान बहता है, छोटे बच्चे होते हैं और उसमें उनका कान बहता है, तो क्या ये आपके सुनने की क्षमता को कम करता है इस तरीके की चीज़ें, या कितना फ्रीक्वेंटली वो पस आना, उसमें सारी चीज़ें बहना जो होता है, तो हाउ फ्रीक्वेंटली दैट इफेक्ट्स दी हमारी हियरिंग लॉस को? जी, कान में देखिए कोई भी समस्या होगी, चाहे कान बहे या कान में से खून आ जाए, कान में सुनने की क्षमता कम होती है। तो यही चीज़ बच्चों में भी एप्लीकेबल है। बट हाँ, अगर कि किसी का इंसान लगातार कान बहे जा रहा है, लगातार उससे उसमें खून आ रहा है, तो उस चीज़ को ईएनटी सीरियसली डॉक्टर के पास जाके उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसके अप्रोप्रिएट इलाज कराने चाहिए और जो भी टेस्ट बताए जाएं वो करवाने चाहिए और अपने से इलाज नहीं करना चाहिए। हम लोगों में एक आदत होती है कि कान में कुछ भी बीमारी होती है तो या तो जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं कि हमने कुछ तेल डाल लिया, ये कर लिया, तेल से कुछ नुकसान नहीं होगा, बट हाँ अगर कि कोई बीमारी होगी तो कुछ उसका असर भी नहीं आएगा। हाँ और इसी तरह से हम लोगों को होता है कि कान को खुजाते रहते हाँ, हैं। नहा के आते हैं तो लोग ईयरबड जी, यूज़ करते हैं, वो पानी चला ये सब जाता जितना हो है या सके फिर हमें फ्रिक्वेंट अपना हुआ। एक दृढ़ निश्चय करना माचिस की चाहिए। तीली इस्तेमाल कर माचिस की लेते तीली, हैं, हेयर चाबी, पिन यूज़ कर लेते पेन, हैं, पेंसिल, चाबी, हाँ। पेंसिल तो उसको ये हमें यूज़ एक कर अपना एक लेते हैं। दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें जितनी हो सके अवॉइड करें। अवॉइड करें, सही कहा। तो जैसे कि सर हम लोग बात कर रहे थे कि हेल्दी हेयरिंग्स कम इफ़ यू फॉलो द हेल्दी लाइफ स्टाइल। बिल्कुल। तो हम अपनी जो निजी जीवन है उसमें रूटीन हैबिट्स में ऐसी क्या हैबिट्स डेवलप करें कि हाँ भाई हम अपने हेयरिंग लॉस को थोड़ा दूर रखें, कि हाँ भैया इतनी जल्दी आने की कोई हाँ ज़रूरत जी। नहीं है अभी। उसमें एक तो आजकल हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत करते हैं। हाँ, ईयरफोन लगा हाँ लेते जी। हैं। जी तो जी जी। मोबाइल फ़ोन पे यदि किसी को बात करनी है कि कान पे लगा के, या इवन जो आप लोगों का लैंडलाइन फ़ोन होता है, एक की लंबी बात करनी है तो एक तो उसको कान पे लगा के नहीं करें, स्पीकर। हम उसको स्पीकर फ़ोन पे डाल के करें। दूसरा है, हम लोग आजकल हर कोई हेडफोन्स लगा के घूमता रहता है और ये चीज़ आजकल की यंग जनरेशन में बहुत टीनेजर्स में ज़्यादा बहुत है देखने को हमारे मिलती है। जेनजीज में। जी, आजकल। और उनकी कुछ लोगों की मजबूरियां भी हैं, कुछ लोगों के ऐसे जॉब्स हो गए हैं जिसमें उनको अपना हेडफोन्स लगा के काम करना ही हाँ, करना व्हेन दे है। आर बट वर्किंग फ्रॉम वर्क फ्रॉम जी होम का जो ट्रेंड बिल्कुल, हुआ है उसमें वर्क तो फ्रॉम होम है। इवन ऑफिस स्पेसेस इतनी छोटी छोटी सी होती हैं, क्यूबिकल्स बने होते हैं कि जी लोग चाह के भी बिना हेडफोन के कि काम नहीं कर बात नहीं पाते कर हैं। पाते हैं। बट उसका एक ये हैज़र्ड ये भी है कि हम लोग अपनी सुनने की क्षमता खोने लगते हैं। तो जितना हो सके हमें हेडफोन्स, ईयरफोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि मार्केट में ऐसे उपकरण आ गए हैं, हेडफोन्स कहते हैं कि वो उससे हमारी सुनने की क्षमता कम नहीं होती है, बट फिर भी मेरी एक जनरल सलाह है, जितना हो सके सीधे कान पे हेडफोन लगा के बात ना करें। और अगर कि करनी ही है तो बीच बीच में ब्रेक दे के करें। ऐसा नहीं है कि हमने एक अपनी मॉर्निंग में 9 बजे शिफ्ट स्टार्ट करी और 1 बजे लंच ब्रेक तक लगातार 4 घंटे लगा हम हुआ है। उस पर लगाए रखें, हम उसको ब्रेक दे सकते हैं। तो इससे हमारे कान में जो थोड़ा सा डैमेज होता है वो रिकवर कर जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो वो वाली बात होगी जो दिन भर लगाए रहते जी हैं, और जो कुछ लोगों को आदत आजकल ये पड़ गई है, पहले हम लोरी सुन के सोया करते थे, बच्चों को सुलाते थे, और आज खुद सोने के लिए भी हम कान में हेडफोन्स का, हेडफोन हाँ। लगाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, और फिर कुछ लगा के गाने सुन रहे हैं या कुछ समथिंग मोटिवेशनल या समथिंग, मतलब लेकिन कान में वो चाहिए होता है। अभी हाँ तो वो इरिटेटिंग भी थोड़ा उनके लिए हो जाता होगा जी कि मुझे नींद नहीं आ रही है जब तक हम जी सुनेंगे नहीं। जी जी टीवी चला के सोने की आदत हुआ बिल्कुल, करती थी लोगों को, तो वो हाँ, नॉइज सुनते सुनते उनको नींद आ जाती थी। नींद आती है। तो सर उसके लिए सर क्या, मतलब इज इट अ हेल्दी हैबिट, या नहीं, फिर हम कुछ बिल्कुल के लिए नहीं, नहीं। एकदम देखिए, बिल्कुल भी क्या हेल्दी है करना ना, चाहिए? बिल्कुल भी हेल्दी हैबिट नहीं है ये। रात को कान में मोबाइल लगा के सोना, ईयरफोन्स लगा के सोना, ये सब बहुत ही अनहेल्दी हैबिट्स हैं। इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। इसका
रास्ता केवल एक है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत कर लें, मजबूत करें। कि हम इन सब चीज़ों पे ना निर्भर रहें नींद लाने के लिए। हमें नींद आएगी, सालों से हम लोग ऐसे ही सोते आए थे, मोबाइल फ़ोन्स, और ये तो पिछले कुछ सालों में ही आए हैं। तो इसको ये मानते हुए कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। और सर जैसे कि ये हमारा लोहिया का यूट्यूब चैनल है और आप भी लोहिया के डॉक्टर हैं, मैं भी लोहिया की हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को, हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको बताइए सर, लोहिया में हमारे ENT डिपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं सर? निमिषा जी, हमारे लोहिया के ENT विभाग में करीब करीब सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं, जिसके द्वारा हम मरीजों की सुनने की क्षमता की जांच करना और उनका इलाज करते हैं। जी जांच करने के लिए जो भी मैंने आपके कुछ प्रश्नों पहले जांचों के नाम लिए थे, जैसे OAE, बेरा, ऑडियोमेट्री, ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। उसी के साथ ही साथ यदि किसी कान की समस्या का इलाज दवाइयों से होता है तो वो हम लोग कर सकते हैं। यदि किसी समस्या का इलाज किसी ऑपरेशन द्वारा होता है तो उससे हम कर सकते हैं। यदि हमें पिछले कुछ सालों में एक उपकरण आया है जिसको हम कॉक्लियर इम्प्लांट नाम से जी बुलाते हाँ, हैं, मैं अगर पूछने किसी वाली थी। मरीज को कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी करने की आवश्यकता है तो उसकी सुविधा भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। सो ये जो आपने कॉक्लियर इम्प्लांट वर्ड यूज़ किया है, मैं चाहूँगी इसको सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को समझा जाए कि ये क्या होता है। सरल भाषा में बताऊंगा, ये कान के सुनने की मशीन है। अभी जी। तक हमने देखा होगा कि हमारे पहले जो बहुत बुजुर्ग लोग होते थे वो कान में एक मशीन लगा के रखते थे और एक वो जी तार के माध्यम से एक हिस्सा मशीन का उनके जेब में रहता था। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, ये पूरा सिस्टम एक छोटे में कन्वर्ट हो गया और डिवाइस लोग में अपने कान कान के के अंदर पीछे पीछे या कान अंदर के लगा अंदर लेते हैं। लगाने जी लगे। जी जी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और डेवलप करी और जिन मरीजों को अभी जो मैंने जिस तरह की मशीनें बताई उनको वो बेनिफिट नहीं दे रही हैं, या जो जन्म से बच्चे सुनने की क्षमता से प्रभावित हैं, उनमें ये सर्जरी की जाती है जिसको हम कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। ये एक मशीन है जिसका एक हिस्सा ऑपरेशन के द्वारा अंदर रखा जाता है कान जी के जी पास, ओके। और एक हिस्सा कान के बाहर एक चुंबक के द्वारा अंदर वाली मशीन से चिपक। रूटीन में सर जैसे कि हम सुबह उठ के टीथ को साफ़ करते हैं, ब्रश करते हैं, और क्योंकि फील्ड वर्क में जाते हैं या स्ट्रेस होता है, स्क्रीन देखते हैं, तो वी हैव गॉट द लुब्रिकेंट्स फॉर द आई केयर। क्या इसी तरीके से हम रूटीन में सर कुछ ऐसे ड्रॉप्स या कुछ ऐसी केयर कर सकते हैं अपने कानों की एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ भैया इनकी भी सफाई हो गई है? नहाते समय तो हम वॉश करते हैं, या ऐसी कोई चीज़ें हैं या छोटी चीज़ें या कुछ हेल्दी हैबिट्स जिससे मैं कहूँगी जो कि लोग अपनी रूटीन में ले आए उसको, तो शायद उनके कान भी उतने ही सुंदर सुनाई देगा उनको खूबसूरत। देखिए, ये सवाल हमारे कई मरीजों का भी रहता है। जी कुदरत ने हमारे कान को ऐसे बनाया है कि हमारा कान अपने आप अपनी सफाई करने में सक्षम है, जी हम में से ज़्यादातर लोगों का। तो हमें कान में कुछ नहीं डालना चाहिए। जैसे वो वैक्स का प्रॉब्लम हो जाता है, जी, कुछ है तो वो वैक्स, घर पे लोग हाँ, क्लीन करने लगते जी, हैं उसे। और सब वैक्स हमें ये समझना होगा, एक तो वैक्स बीमारी नहीं है। अगर कि किसी के कान में वैक्स नहीं है, या तो बन नहीं रही है या वो बार बार उसकी सफाई कर दे रहा है, तो कान में किसी तरह का इन्फेक्शन शुरू हो सकता है। ओके थोड़ा बहुत वैक्स रहना इज इम्पोर्टेंट। इज़ इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी है। और वैक्स का एक इन्फेक्शन से बचाव में एक रोल है। ओके और वैक्स हमें सभी में बनता है, जी जी और ज़्यादातर लोगों में वो कान अपना इतना साफ कर लेता है कि कान हमारा पूरी तरह से बंद नहीं होगा वैक्स के फंसने के कारण। कुछ लोग होते हैं जिसमें किसी कान में किसी तरह की समस्या होती है, कान की जो रास्ता होता है छोटा है, या उनमें चोट लगी हुई है, या इस हिस्से का, कान के हिस्से का ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें मैं उनको सलाह देता हूँ कि एक एक दो दो महीने पे किसी डॉक्टर को दिखा दें और अपना कान साफ़ करवा लें। खुद ईयरबड्स डाल के साफ़ करने में बहुत ज़्यादा लाभ इसलिए नहीं होता है कि कान का जो मैल है वो कान के बाहरी हिस्से में बनता है। तो जब हम उसको कान को साफ़ करते हैं तो थोड़ा सा हिस्सा तो वो रुई के साथ साफ़ हो जाता है, बट जो बचा हुआ मैल होता है वो और अंदर चला जाता है। अंदर चला जाता और प्लस हमारे कान के पर्दे को भी डैमेज होने का रिस्क होता है अगर कि हम अपनी कान साफ़ करने की ईयरबड ज़्यादा अंदर डाल दें। तो आप कान की सेहत के लिए मेरा सलाह है कि कोई कुछ ना करे, कान को ऐसे ही छोड़ दें, और नहाने के बाद उसको किसी तीली से पोंछे ना, क्योंकि उस समय हमारी कान की जो
चमड़ी होती है बहुत मुलायम होती है और बहुत फ्रेजाइल होती है, उसमें डैमेज होने के बहुत चांस होते ज़्यादा हैं। chance। अगर कि हमने गीली कान की चमड़ी को पोंछा तो थोड़ा सा एक खुरच जाती है, जिसकी वजह से एक इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। हाँ, भले ही हम ये कर सकते हैं कि कान में नहाते समय पानी ना जाए, तो जो स्विमिंग करते हैं लोग वो एक ईयर प्लग्स यूज़ करते हैं, वो लगा लें। या घरेलू नुस्खा है कि आप एक रुई को किसी कॉटन को कान में कड़वे डाल। तेल में या वैसलीन क्रीम लगा के अपने कानों में रख लें और कई नहाने के लोग तो बाद सर निकाल दें। नाक में भी पानी डाल डाल के सफाई करते हो, कान में भी पानी डाल डाल के सफाई नाक करते तो हैं। फिर भी ठीक है, नाक जी। कर ले, कुछ लोग जल नीति वगैरह करते हैं, बट कान का कुछ नहीं करना चाहिए। ओके, तो कान में हमें किसी तरीके की साफ कान को सफाई की बिना छुए जरूरत छोड़ नहीं है। दिया जाए। नो तो टच बस पॉलिसी, नो टच पॉलिसी, हमें हाँ, उसको क्लीन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और सर हमारे व्यूअर्स के लिए सर कोई मैसेज इस वर्ल्ड हियरिंग डे पर, कि एक 2 लाइन का कोई मैसेज हो जो आप चाहते हैं कि कोई ऐसी हैबिट हो दे शुड लीव ऑन दिस डे, या फिर कोई एक मैसेज जो उनको लगे कि हाँ दे टेक होम मैसेज हो उनके लिए। हमारे श्रोताओं से मैं इस इंटरव्यू के अंत में यही कहना चाहूँगा कि अपनी कान की समस्या को आप उतनी ही तवज्जो दें, उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी आप किसी और बीमारी को देते हैं। यदि आपके घर में या किसी रिश्तेदार को कैंसर है तो हम लोग तुरंत घबरा के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप उतनी ही अहमियत अपनी कान की समस्या को दें जितनी आप हार्ट की बीमारी को देते हैं, सांस की बीमारी को देते हैं, क्योंकि आप जितनी जल्दी किसी की सलाह लेंगे उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। और शोर शराबे से, हेडफोन के इस्तेमाल से और सिगरेट स्मोकिंग से या तंबाकू के सेवन से दूर रहें, क्योंकि इनका भी हमारे सुनने की क्षमता पे एक नकारात्मक प्रभाव आता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लीजिए आप अपने फ़ैन फॉलोइंग से, हमारे यूट्यूब चैनल के फ़ैन फॉलोअर्स से, कि वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी निमिषा जी, मैं अपने सारे श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि हमारे एक यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आज की इस चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग आवश्यक है, उसका अपना एक महत्व है। तो किसी भी तरीके की कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए हमारे किसी भी शरीर के अंग को लेकर के। तो मुझे उम्मीद है कि आज का यह छोटा सा प्यारा सा पॉडकास्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।